हेलो फ्रेंड्स। जो आरएस की वैकेंसी से संबंधित जो आरएस पेरिकम सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं उसका पार्ट वन डाल दिया है, चूँकि वीडियो बड़ा हो जाता है इसलिए इसको दो पार्ट में रखा है। और पार्ट टू में आज डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे कि पार्ट वन में हमने राजस्थान और इंडिया की हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर के बारे में बात की और उसमें से क्या क्या पढ़ना है, किस चीज़ के ऊपर ज़्यादा जोर देना है, उसके बारे में बात की। आज हम आगे डिस्कस करते हैं विश्व एवं भारत का भूगोल। फ्रेंड्स, ये एक ऐसा टॉपिक है, इसमें से अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। अगर आपको अच्छे से प्री क्लियर करना है विद जीरो डाउट कि आपका प्री कोई रोक ही नहीं सकता, तो कुछ कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं उनमें से आपका एक नंबर नहीं कट सकता है। जैसे कि अगर हम इंडिया की हिस्ट्री, इंडिया की आर्ट एंड कल्चर, राजस्थान की हिस्ट्री, राजस्थान के आर्ट एंड कल्चर की बात करें तो बहुत गहरे टॉपिक है। वहाँ पर कोई भी ऐसी बहुत पुरानी चीज़ों के बारे में पूछ लेंगे जो हमको नहीं आएगी, क्योंकि वो लेंदी भी तो बहुत ज़्यादा होती है ना, हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर। जबकि अगर हम भूगोल की बात करें, विश्व भारत का भूगोल, तो टू द पॉइंट में से पूछा जाता है और अगर आप उनको एक बार कर लेते हो तो आपको आसानी से हो भी जाएगा। वैसे भूगोल में रटने का कुछ नहीं होता, टेक्निकल सब्जेक्ट है, बस आपको समझने के दे रहे, ठीक है। एक बार डिस्कस करते हैं। जैसे कि पहला है विश्व का भूगोल। विश्व का भूगोल का अगर आप पूरा इसका पूरे नोट्स देखोगे ना तो 10 से 12 पेज के नोट्स है। बस 10 से 12 पेज को पढ़कर आप आराम से 4-5 नंबर स्कोर कर सकते हो, 4-5 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो, क्योंकि 4-5 क्वेश्चन आते हैं इसमें से। तो पहला आ गया पर्वत, पठार, मैदान, मरुस्थल। आपको और नहीं पढ़ना है कि कौन कौन से ग्लेशियर्स होते हैं और कौन कौन से और अन्य प्रकार की चीज़ें, वो नहीं पढ़नी है। पर्वत, पठार, मैदान और मरुस्थल पढ़ने हैं, ठीक है। नदियाँ एवं झीलें। नदियाँ और झीलें बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर जो ये उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका में काफ़ी बड़ी बड़ी नदियाँ पाई जाती है, और यूरोप की भी जो नदियाँ वो काफ़ी फेमस है, तो उनके बारे में पढ़ना है। झीलों की हम बात करें तो जैसे कि जो ग्रेट लेक्स है जो कि अमेरिका में है उनके बारे में, और इसके अलावा कनाडा में काफ़ी सारे ज़िले स्थित है, और एशिया और यूरोप में भी काफ़ी सारे ज़िले हैं, उनके बारे में आपको डिटेल में थोड़ा पढ़ना है। कृषि के प्रकार, एग्रीकल्चर टाइप में ज़्यादा मतलब क्वेश्चन बनता नहीं है, क्योंकि क्या है ना, बहुत लेंदी टॉपिक हो गया है। कृषि में तो बहुत कुछ आ जाता है, बट फिर भी क्या है कि अलग अलग जो महाद्वीप है उन अलग अलग महाद्वीपों में कृषि के अलग अलग प्रकार होते हैं। जैसे कि भारत में जो स्थानांतरण कृषि होते हैं, उन कृषि होती है उसके अलग अलग नाम होते हैं। राजस्थान में उसको वालरब बोलते हैं, दजिया बोलते हैं। जैसे अलग अलग महाद्वीपों में कृषि के अलग अलग नाम होते हैं, तो एक बार बस उनको देख लेना है कि दक्षिण अमेरिका में कृषि का नाम क्या है, उत्तरी अमेरिका में कृषि का क्या नाम है, उतना पढ़ के जाना है, बाकी इसको ज़्यादा डीप में नहीं लेना है। प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र, विश्व के भूगोल में से कम 1 या 2 क्वेश्चन इसमें से बनते हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत आसान भी है। एक बार अगर आप इसको पढ़ लोगे ना तो ये बहुत आसान है, क्योंकि इसमें जो प्रमुख औद्योगिक प्रदेश है ना वो उत्तरी अमेरिका में है सबसे ज़्यादा। तो उत्तरी अमेरिका में सबसे ज़्यादा है, दूसरे नंबर पे आता है फिर ब्रिटेन ही, जिसको हम इंग्लैंड बोलते हैं, वहाँ पर सबसे ज़्यादा है। बाकी रशिया वाला जो एरिया वो भी है, भारत के भी कुछ कुछ औद्योगिक प्रदेश है, और चीन की अगर बात करें तो मंचूरिया वाला क्षेत्र है चीन में, वहाँ वहाँ पर औद्योगिक प्रदेश है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा औद्योगिक प्रदेश है वो है यूरोप में और उत्तरी अमेरिका में, तो उन दोनों के बारे में हमको डिटेल से पढ़ना है। और ये ज़्यादा नहीं है, बहुत आसान है, 2-3 बार अगर आप इनका रिविजन करोगे तो आराम से कवर कर लोगे। जो पर्यावरणीय मुद्दे होते हैं, वैसे ये मेंस का टॉपिक है, प्रीवियस में से ज़्यादा कुछ पूछा जाता नहीं है। जैसे कि मरुस्थलीकरण, वनोन्मूलन हो गया, क्लाइमेट चेंज हो गया, ग्लोबल वार्मिंग हो गया, और ओजोन डिप्लेशन हो गया, ओजोन अवक्षय। तो जैसे कि मेंस में क्वेश्चन पूछते हैं इसमें, वैसे तो ज़्यादातर प्री में थोड़ा इस टाइप का पूछा जा सकता है कि हाल में हो सकता है ग्लोबल वार्मिंग, या फिर जो कोप के सम्मेलन होते हैं, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज के जो सम्मेलन होते हैं, उसमें से कोई लेटेस्ट सम्मेलन के बारे में पूछ लिया जाए तो करंट से रिलेट करके इसमें पूछते हैं प्री। बाकी इसमें ट्रेडिशनल कुछ आता नहीं है। अब अगर हम बात करें भारत का भूगोल, तो भारत का भूगोल भी जितने भी क्वेश्चन हैं पूरे पूरे सही होने चाहिए, एक भी क्वेश्चन गलत करने लायक नहीं इसमें। क्यों? क्योंकि सिलेबस ही बहुत ईजी है। प्रमुख स्थलाकृतियों में जैसे पर्वत, पठार, मैदान, इसमें पर्वतों में अपना हिमालय पर्वत हो गया, अरावली हो गया, इंडिया के जितने पर्वत, जितने भी पठार और जितने मैदान, इनके बारे में अच्छे से पढ़ना है। इनके जो मायने मायने डिटेल है उनको अच्छे से देखना है। मानसून तंत्र और वर्षा का वितरण, ये इतना अच्छा टॉपिक है कि अगर एक बार आपने इसको समझ लिया तो इससे आपका पूरा पूरा मेंस में भी काफ़ी हेल्प मिलती है। और ये ऐसा टॉपिक है, ये पूरी ज्योग्राफी की जान होती है। जो रेनफॉल सिस्टम है, अगर एक बार इसको समझ जाते हैं, क्लाइमेट को हम समझ जाते हैं कि मानसून किस प्रकार का होता है, कैसे भारत में वर्षा आती है, तो इससे आप बहुत सारी चीज़ें कवर कर पाओगे। तो इसको अच्छे से पढ़ना है। प्रमुख नदियाँ और झीलें पढ़नी है, इसमें कोई डाउट नहीं है, मेंस में भी ये काफ़ी हेल्प करेगा। प्रमुख फसलों में वैसे बहुत सारी फसलें होती है, लेकिन केवल 1, 2, 3, 4, 5, 6 गेहूँ, चावल, कपास, गन्ना, चाय और कॉफ़ी दे रखी है, तो इनको ही पढ़ना है। प्रमुख खनिज, इसमें से 100% एक क्वेश्चन आता है। या तो पूछ लेते हैं कि लोएस के सबसे ज़्यादा
जो भंडार कहाँ पाए जाते हैं, घटते क्रम में बताओ। या फिर 4-5 जगह के नाम 3-4 जगह के नाम दे देंगे, पूछ लेंगे निम्न में से कहाँ पर लोएस्ट की खाने नहीं है। तो ये 1, 2, 4 है, इन चारों के बारे में आपको बहुत डिटेल में पढ़ना है। ऊर्जा संसाधन, ये वर्तमान में बहुत मतलब हिटेड टॉपिक है। इसमें से मेंस में भी 100% क्वेश्चन बनता है, इंटरमिस में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि ये ग्रीन एनर्जी टाइप का हो गया ना, तो इसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, खासकर गैर परंपरागत में से। परंपरागत के अंदर तो अपने जो कोयला, पेट्रोल, डीजल, इसके अलावा जो फॉसिल फ्यूल्स होते हैं वो होते हैं। और गैर परंपरागत के अंदर तो बहुत सारे होते हैं, जैसे कि सोलर एनर्जी होगी, विंड एनर्जी होगी, बायोमास हो गया, इत्यादि सभी। प्रमुख औद्योगिक प्रदेश तो मैंने बता दिया। विश्व के जब औद्योगिक प्रदेश पढ़े जाते हैं तो उसमें भारत के प्रमुख औद्योगिक प्रदेश कवर हो जाते हैं, वो तो पढ़ना ही है। राष्ट्रीय राजमार्ग एवं प्रमुख परिवहन गलियारे, इसको आप छोड़ सकते हैं, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि पढ़ोगे, मेहनत करोगे, फिर भी हो सकता है बने नहीं बने, क्योंकि थोड़ा ये टफ सही है, वैसे इसको छोड़ सकते हो। राजस्थान के भूगोल की बात करें तो जो इंडिया में वही सेम चीज़ है राजस्थान में। प्रमुख भू आकृतिक प्रदेश हैं, उनकी विशेषताएं, ठीक है, इसको पढ़ना है। जलवायु, इनकी विशेषता है। जलवायु एक बार अगर आपने पढ़ लिया राजस्थान की, अच्छे से कवर कर ली, तो इसके साथ बहुत सारी चीज़ें कवर हो जाएगी। प्रमुख नदियों, गिनी चुनी 4-5 नदियाँ हैं, बाकी तो अंतःप्रवाह नदियाँ हैं, उनके बारे में डिटेल्स पढ़ना है। वनस्पति मृदा, इजी टॉपिक है। प्रमुख फसलें, इन फसलों को पढ़ना है। इसके लिए आप इकोनॉमिक सर्वे की भी हेल्प ले सकते हो, और एग्रीकल्चर की जो लेटेस्ट डेटा है वो एग्रीकल्चर की साइट से आप देख सकते हो, ठीक है। प्रमुख उद्योग में आपको पढ़ना है। प्रमुख सिंचाई परियोजना, जल संरक्षण तकनीकी, इसके लिए आप इकोनॉमिक सर्वे की हेल्प ले सकते हो, क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे में सरकार के द्वारा हर वर्ष वो निकाली जाती है कि मध्यम सिंचाई परियोजना कौन सी है, लघु सिंचाई परियोजना कौन सी है, वृहद सिंचाई परियोजना कौन सी है। वैसे जो सिंचाई परियोजनाओं में जो क्वेश्चन बनता है, तो लेटेस्ट कोई योजना सरकार के द्वारा चलाई जाती है तो उसमें से क्वेश्चन बनता है। जनसंख्या में हमेशा एक टॉपिक आता है, हालांकि जनसंख्या टॉपिक बहुत पुराना हो गया, क्योंकि पिछली जनगणना 2011 में हुई थी, बट फिर भी इसमें से एक नहीं क्वेश्चन 100% बनता है। खनिज में धातु में से एक क्वेश्चन पक्का है यहाँ से। ऊर्जा संसाधन में से भी क्वेश्चन बनते हैं। जैव विविधता संरक्षण, ये वही मेंस का टॉपिक है, इसमें से प्री लायक बनने लायक कुछ भी नहीं है। अगला है पर्यटन स्थल एवं परिपथ, ये परिपथ नया ऐड किया है, इसमें से क्वेश्चन बनने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। अगला है भारतीय संविधान, राजनीतिक व्यवस्था एवं शासन प्रणाली। अगर मैं इंडिया और राजस्थान की पॉलिटी की बात करूँ तो कम से कम दोनों मिला के 20 से लेकर 22 क्वेश्चन आते हैं। इसमें से जो ज़्यादा वेटेज होता है 15 के आसपास वो होता है इंडिया की पॉलिटी का, और 7 के आसपास होता है राजस्थान की पॉलिटी का। राजस्थान की पॉलिटी थोड़ी टफ है, क्योंकि उसमें से इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कोई व्यक्ति विशेष का नाम लेके पूछ लेते हैं कि प्रथम कौन था, दूसरा कौन था, 4-5 लोगों के नाम दे देंगे, बोल देंगे कि निम्न में से कौन राजस्थान का सूचना आयोग का अध्यक्ष नहीं रहा है, या फिर बोल लेंगे कि निम्न में से कौन सा ऐसा सचिव है जो राष्ट्रीय सूचना आयोग का अध्यक्ष भी रहा है। इस प्रकार से घुमा फिरा क्वेश्चन पूछते हैं, जो कि थोड़े मतलब फैक्चुअल होते हैं, कहने का मतलब है। तो फैक्चुअल क्वेश्चंस को थोड़ा याद करना थोड़ा टफ होता है, और इसके लिए टाइम भी काफ़ी कंज्यूम करना होता है, और कॉस्ट बेनिफिट कम होता है। तो मेरी ये राय है कि राजस्थान की पॉलिटी का जो ट्रेडिशनल पोर्शन है, कि भाई राजस्थान में हाई कोर्ट की क्या क्या पावर है, हाई कोर्ट में क्या क्या होता है, राज्यपाल, गवर्नर, इनके बारे में तो पढ़ना ही है, साथ ही साथ लेकिन जो ये चीज़ें ना इस प्रकार की कि व्यक्तियों के नाम याद करना, उनको आप छोड़ सकते हो, ठीक है। इसलिए मैं बोलूँगा कि पॉलिटी में आप इंडिया पॉलिटी पर अगर ज़्यादा ध्यान दो तो ठीक रहेगा, क्योंकि इंडिया पॉलिटी में जितनी भी चीज़ें हैं ना, वो सब कंसेप्चुअल चीज़ें हैं, और वो आपको अच्छे से पढ़नी है। जैसे कि संविधान सभा हो गया, प्रस्तावन हो गया, प्रस्तावन के बाद मूल अधिकार आते हैं, मूल अधिकार के बाद नीति निदेशक तत्व आते हैं, नीति निदेशक तत्व के बाद में अपना मूल कर्तव्य आते हैं, फिर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और सुप्रीम कोर्ट। इस प्रकार से आपको पूरी चीज़ें कवर करनी है। इसके बाद जो अलग अलग संस्थाएं, जैसे कि निर्वाचन आयोग हो गया, केग हो गया, नीति आयोग हो गया, सीवीसी हो गया, केंद्रीय सतर्कता आयोग, लोकपाल, केंद्रीय सूचना आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, ये बहुत ईजी चीज़ें, एक बार पढ़ने की जरूरत है आपको, ऑटोमेटिकली बाद में अपना कवर हो जाएगा। जो संघवाद, भारत में लोकतांत्रिक राजनीतिक गठबंधन, सरकारी राष्ट्रीय एकीकरण, ये पूरा मेंस का टॉपिक है, इसमें आपको ज़्यादा कंज्यूम करने की आवश्यकता नहीं है। राजस्थान के बारे में मैंने बता ही दिया। राजस्थान में आपको जो पहला पॉइंट है वही अच्छे से कवर करना है। पहले पॉइंट में जैसे कि राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, विधानसभा और उच्च न्यायालय, ये अच्छे से पढ़ना है। और राजस्थान का लोक सेवा आयोग, मानवाधिकार आयोग, लोकायुक्त, ये भी अच्छे से पढ़ने हैं, लेकिन इनमें क्या है ना कि वही फैक्चुअल टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि थोड़े कम मतलब बनते हैं लोगों से। बट फिर भी जो पहला पॉइंट है, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, विधानसभा, उच्च न्यायालय, जिनमें ट्रेडिशनल क्वेश्चन बनते हैं, वो आपको अच्छे से करना है, ठीक है। इकोनॉमिक्स की बात करें
तो मैं डीप में नहीं जाऊँगा, शॉर्ट में बता देता हूँ। राजस्थान का इकोनॉमिक सर्वे पढ़ लो, राजस्थान का बजट पढ़ लो, इसमें से आपकी राजस्थान की इकोनॉमिक्स पूरी कवर। ये डिस्कस करने का कुछ भी मतलब नहीं है, बस ये पढ़ लो। इंडिया की इकोनॉमिक्स की बात करें तो इंडिया का बजट देख लो, इंडिया का इकोनॉमिक्स सर्वे थोड़ा बहुत देख लो। वैसे इंडिया की इकोनॉमिक्स में जो क्वेश्चन बनते हैं ट्रेडिशनल क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि बैंकिंग में से क्वेश्चन बन जाएगा, और जो फिस्कल पॉलिसी होती है, राजकोषीय नीति और मॉनेटरी पॉलिसी होती है, मौद्रिक नीति, इनमें से क्वेश्चन बन जाएगा। बजट निर्माण में आप जो ट्रेडिशनल चीज़ें हैं कि मतलब राष्ट्रीय आय क्या होती है, जीडीपी क्या होती है, जीएनपी क्या होती है ना, इनके बारे में आप थोड़ा देख सकते हो। तो ट्रेडिशनल के लिए आप कोई ट्रेडिशनल जो इकोनॉमिक्स की अच्छी बुक है उसको फॉलो कर सकते हो, क्योंकि ट्रेडिशनल इकोनॉमिक्स आपको आना ज़रूरी है। ट्रेडिशनल इकोनॉमी आपको जब आएगी तभी आप राजस्थान की इकोनॉमिक्स रिव्यू अच्छे से कर पाओगे। ठीक है, तो ये मैंने पूरा आपको संक्षिप्त में बता दिया। अगर विज्ञान और प्रौद्योगिकी की बात करें तो इसमें से कुछ जैसे जो जनरल साइंस होती है उसका कोई अंत नहीं होता है, क्योंकि उसमें कहीं से भी पूछा जा सकता है, परंतु फिर भी कुछ कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जिनको करना आसान होता है। जैसे कि एक तो डिफेंस में कोई भी, वैसे विज्ञान और प्रौद्योगिकी में जो क्वेश्चन जो बनेंगे वो मोस्टली करंट से रिलेटेड रहेंगे। कि जैसे कि हाल फिलहाल में अगर सर डीआरडीओ के द्वारा कोई मिसाइल लॉन्च की गई है, कोई नया डिफेंस इक्विपमेंट बनाया गया तो उसके बारे में पूछ लेंगे। अभी खबर आई थी कि शायद जुलाई में चंद्रयान-3 का लॉन्च किया जाएगा, तो स्पेस टेक्नोलॉजी में चंद्रयान-3 से क्वेश्चन बन सकता है। अगर इसरो के द्वारा कोई रॉकेट लॉन्च किए जा रहे हैं तो वहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तो रक्षा प्रौद्योगिकी वहाँ से होगी। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का मैंने बता ही दिया, इसरो का। नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी और ये जेनेटिक इंजीनियरिंग, इनमें से मेंस ओरिएंटेड ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, प्री में नहीं बनते। अब आहार, पोषण, रक्त समूह, आर्यस कार्य, रक्त समूह में से प्री में क्वेश्चन बन सकता है। वैसे ये मेंस का ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्वास्थ्य देखभाल, संक्रामक असंक्रामक पशुजन्य रोग, जो इनमें से के क्वेश्चन बन सकते हैं कि इनमें से कौन सी संक्रामक बीमारी, असंक्रामक बीमारी है। इसलिए बन सकता है क्योंकि हाल फिलहाल में कोविड आया था, आपको पता है, तो इसलिए बन सकता है। ये जो जूनोटिक डिजीज़ का नया टॉपिक ऐड किया हुआ है, पहले ही ऐड किया था 2021 में, तो इसको भी एक बार आप देख सकते हो, क्योंकि जो अनटच्ड टॉपिक रहते हैं ना उनमें से क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं। बाकी का जो नीचे का जितना भी पोर्शन है वो पूरा मेंस ओरिएंटेड है, इसमें से प्री के ज़्यादा क्वेश्चन बनने के चांसेस नहीं है। अगला है मेंटेबिलिटी और रीजनिंग, और नीचे है मैथमेटिक्स। तो इसमें मैं आपको ज़्यादा बताऊंगा नहीं, क्योंकि आप सब ये 10वीं से लेकर 12वीं तक की इसमें मेंटेबिलिटी और मैथमेटिक्स होती है, इसको आप आराम से कर सकते हो। इसमें जो टफ चीज़ होती है वो केवल परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन होता है और प्रोबेबिलिटी होती है। बस प्रोबेबिलिटी के सामने भी लिखा हुआ है सरल समस्याएं, पिछली बार एक क्वेश्चन आया था इसमें से, तो इसको भी आप एक बार अगर आपसे हो जाए तो ठीक है, नहीं हो तब भी आप इसको छोड़ सकते हो। लेकिन इन तीनों को मेंटेबिलिटी, मैथमेटिक्स और रीजनिंग, तीनों को मिला के 22 क्वेश्चन बनते हैं। अगर आप 2-3 में से टॉपिक छोड़ भी देते हो तब भी 16 से 17 क्वेश्चन आप आराम से इसमें से अटेम्प्ट कर सकते हो। बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं। करंट अफेयर्स की अगर अपन बात करेंगे, जैसे कि एग्ज़ाम सपोज सितंबर के एंड में होता है, तो आपको मिनिमम करंट अफेयर्स शुरू करना है अप्रैल से। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर, इसमें से जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो पूछे जाएंगे जुलाई और अगस्त में से, क्योंकि वो लोग लेटेस्ट में से पूछते हैं। तो इसके लिए या तो आप क्रोनोलॉजी फॉलो कर सकते हैं, मूमल देख सकते हैं, वहाँ से आप कर सकते हो। बट आरएस का जिस हिसाब से पैटर्न है उस हिसाब से बता रहा हूँ, कम से कम 10 से 15 मिनिमम क्वेश्चन आते हैं, और इन क्वेश्चनों को करने में मुश्किल से 3 से 4 मिनट लगते हैं अगर आपको आते हैं तो, क्योंकि आपको केवल टिक करना होता है। करंट अफेयर्स को रट डालना है बिल्कुल, अगर आपको प्री अच्छे से क्लियर करना है। ठीक है फ्रेंड्स, अभी ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो मैं इसके बारे में ज़्यादा डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ। सिलेबस इतना ही था, पार्ट 1 पार्ट 2 आप देख के, अगर किसी को कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। आगे हम आरएस के बारे में थोड़ा और देखेंगे कि भाई किस प्रकार से आपको तैयारी करनी चाहिए, क्या रणनीति रहनी चाहिए, और हम भी कोशिश करेंगे कि कोई से एक टॉपिक लेके उसकी क्रमवार मतलब उसका तैयारी करना शुरू कर दें। ठीक है, थैंक यू।